नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ, जो पूरी रणनीति के साथ तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी भी प्रकाश क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में कराएगा, कोई भी चार्ज नहीं भैया। आज मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। छोटी सी वीडियो होती है, कोई भी फालतू की बात नहीं करते। आपके एग्जाम में ये वीडियो 4 स्टार लगाने वाली है। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन चिपको आंदोलन से लिया गया है भैया। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? क्या छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या उत्तराखंड? आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन जो है आपका, उसका जनक कौन है? जनक आपसे पूछा जा रहा है। कौन भैया? जनक पूछा जा रहा है। ये आपको कमेंट करना है। मैं आपको बता दूं, जनक आपको किसी को नहीं पता है क्या? जरा कमेंट कीजिए। जनक आपके जो हैं वो चंडी प्रसाद जी, चंडी प्रसाद, चंडी प्रसाद। और कौन है भैया? चंडी प्रसाद भट्ट। और कौन है? गौरा देवी। और गौरा देवी हैं। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आपसे भारत में पूछा जाए, भारत में कौन है? तो भारत में आपके कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ये कहाँ के हैं? कहाँ के हैं भैया? ये आपके उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से ही चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये चमोली गांव से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। किसके लिए आया था चिपको आंदोलन? तो ये पेड़ों से संबंधित था। जो पेड़ काटे जा रहे थे, उनको बचाने के लिए ये लोग क्या करते थे? पेड़ों से खुद चिपक जाते थे और कहते थे कि सबसे पहले हमें काटो, फिर इन पेड़ों को काटना। ये चिपको आंदोलन का एक वाक्य था, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? उत्तराखंड से स्टार्ट होता है। आप कतई ना भूलेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। जनक आपसे चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। भारत में सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका पिछली ईयर में ही डेथ हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। यानी कि 1973 में ये चिपको आंदोलन आया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? क्यों नहीं है भैया? एयर इंडिया, एयर इंडिया तो है आपकी। किंगफिशर भी है आपकी। जेट भी है। एयर सहारा भी क्या है? जरा कमेंट कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चंस लिया है मैंने। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके द्वार सबसे पहले। जो एयर सहारा आपकी है, ये आपकी वर्तमान में सेवा में नहीं है। ये एयरवेज की एक सहायक कंपनी थी, जो अप्रैल 2019 में बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई, जरा एक बार कमेंट कीजिए। तब तक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सरीसर्प के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? जो सरीसर्प वर्ग होते हैं, सांप होता है, छिपकली होते हैं, इनके अंतर्गत कौन आता है? क्या कछुआ? कछुआ नहीं आता भैया। क्या? ये भी नहीं आता। अमीबा भी नहीं आता। व्हेल भी नहीं आता। तो आता क्या है भाई? फर्न आता है, ठीक है। यानी फर्न हमारा जो है वो सरीसर्प के अंतर्गत आता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु? कमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लास लेकर आते हैं हम। हमारी मेहनत सिर्फ आपके एक अंगूठा दबाने से सफल होती है।
आप मैसेज करेंगे तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार राज्य में इंदिरा गांधी सेतु की आपसे बात की जाए तो इंदिरा गांधी जो सेतु है आपका, ये हुगली नदी पर है। कहाँ? ये हुगली नदी पर है। कहाँ है भैया? एक बार कमेंट करेंगे। हुगली नदी पर, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु ये पटना में है। पटना में है क्या? लेकिन ये कहाँ है? ये गंगा नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। जवाहर सेतु कहाँ है? और बिहार सेतु तो वही आपको पता है, लेकिन जो बिहार राज्य में स्थित है वो आपका महात्मा गांधी सेतु है। ये सबसे लंबा पुल है, ठीक है। श्रावस्ती को पटना से जोड़ता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? अगर उस विटामिन की कमी आ जाएगी तो आपके चोट लगती है, तो आपका जो रक्त है वो बहना नहीं रुकेगा, क्योंकि वो चलता रहेगा, निकलता रहेगा। वो ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। अगर आपसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या होता है? विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। ये पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। रेटिनॉल होता है। कौन सी बीमारी होती है इससे? तो ये रतौंधी होती है, रतौंधी होती है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो विटामिन बी बिल्कुल थायमीन होता है। क्या? थायमीन, थायमीन होता है। कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग होता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। वेरी वेरी, इनको बांटा भी गया है, उनको भी मैं आगे बताऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या नाम होता है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये भी आप ध्यान रखना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी का मतलब होता है भैया कि दांतों से खून आना। विटामिन के का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? विटामिन के फाइटोन डायनोन, ठीक है, यानी कि फाइटोन डायोन, ये इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से ही आपका रक्त का बहना नहीं रुकता, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विटामिन डी का आपका पूछा जाए, विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल रोग होता है, और विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। आपसे जल में घुलने वाले आपसे विटामिन पूछे जाए तो आप ध्यान रखेंगे WBC। मैं ये ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की। वी और सी जो होते हैं वो आपके जल में घुलनशील विटामिन है, और W का मतलब होता है वाटर, ठीक है। अगर वसा में आपसे पूछा जाए, वसा में कौन से हैं? तो कीड़ा याद रखेंगे। क्या? कीड़ा, 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 ठीक है। यानी विटामिन के, ई, डी और ए, ये आपके किस में घुलनशील हैं? तो ये आपके वसा में घुलनशील हैं। आपसे जरूर पूछा जाएगा, इनसे क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। क्या होगा? विटामिन के हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो वीडियो को आप कमेंट करना, फिर से समझाने की कोशिश करेगा प्रकाश क्लासेस। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? जरा एक बार कमेंट कीजिए। क्या चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक? तपेदिक का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, टीबी होता है। चेचक किससे फैलता है? चेचक एक बार कमेंट कीजिए, ये संक्रमित रोग है, ठीक है। ये चेचक किससे फैलता है? संक्रमित रोग है, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है आपका किससे फैलेगा भैया? ये मादा, कौन सा? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। किसके? एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये भी आप ध्यान रखना। प्लेग चूहों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है क्या? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण यानी शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या शिक्षकों का अनुसरण करना। मैं आपको बताऊं, प्राथमिक समाजीकरण जो होता है भैया, वो क्या होता है? जो बच्चा जब जन्म लेता है और थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, जो चीज़ों को सीखता है, वो कहाँ से सीखता है? तो शुरुआती आयु में जो परिवार एवं मित्र से चीज़ें सीखी जाती हैं, सीखता है, उनको अपने लाइफ में यूटिलाइज करता है, तो उसी को कहीं ना कहीं प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं।
बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी होती हैं? खरीफ की फसल वो फसलें होती हैं भैया जो आपकी जून जुलाई में बोई जाएं, जून और जुलाई में बोई जाएं, ठीक है, जून जुलाई में बोई जाएं, और कब काटी जाएं? अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाएं, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाएं। ये आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। अच्छा, अब बात आती है रबी की। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो ये अक्टूबर और वन मिनट, कब ये, हाँ, ये आपकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती हैं, ठीक है, दिसंबर तक बोई जाती हैं भैया। और कब काटी जाती हैं? तो ये अप्रैल और मई में काट ली जाती हैं, ठीक है। एक आपकी आती है जायद की फसल। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। कब? मार्च अप्रैल में बोई जाती है। और कब काट ली जाती है? जून और जुलाई में कट जाती है, जून और जुलाई में, ठीक है। आप बताएंगे जरा कौन सी होंगी ऐसी फसलें? फिलहाल चावल क्या आपका कब बोया जाता है? तो ये आपका जून और जुलाई में ही बोया जाता है। गन्ना आपका क्या होगा? गेहूं तो आपका रबी की फसल है क्योंकि ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोया जाता है, ठीक है। मक्का भी आपकी कहीं ना कहीं जून जुलाई में बोई जाती है। ये खरीफ की फसलें हैं, हमसे नहीं पूछा है, तो गेहूं हमारी रबी की फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव मल? पदार्थ बायोगैस जो संयंत्र होते हैं उनमें कौन सा प्रयोग नहीं होता? तो ये खनिज तेल जो होता है वो प्रयोग नहीं होता, क्योंकि खनिज तेल जो होता है वो खाने में प्रयोग होता है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपसे पक्षी पूछा जा रहा है। आपसे अगर पुष्प पूछा जाए तो कौन सा होगा? कमल होगा, ठीक है। अगर आपसे पेड़ पूछा जाए तो बरगद होगा। कौन सा? बरगद होगा, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। फल पूछा जाए तो कौन सा होगा? आम होगा, ठीक है साथियों, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछा जा रहा है तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। जरा एक बार कमेंट करेंगे भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? जरा मैं कमेंट देखना चाहता हूं भैया सभी के, एक बार कमेंट जरूर करना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय? तो जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह का मतलब है, जो हमें अगर खाद्य श्रृंखला का प्रमुख स्रोत पूछा जाए, स्रोत क्या होता है? तो प्रमुख स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश सभी को एक दिशा में ही मिलता है भैया, तो एक दिशीय में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन? मैंने अभी आपको बताया पारितंत्र क्या होता है, जो इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि हर जीव एक दूसरे से अंतः क्रिया करके रहता है, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश ही जो होता है भैया वो प्राथमिक स्रोत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद? लीची का फल कब तैयार होता है? तो ये मई और जून में तैयार होता है, ठीक है, मई और जून में तैयार होता है। इसके लिए ज़्यादा फेमस कौन सा है? तो ये मुजफ्फरनगर जो जिला है भैया, ये लीची के लिए सबसे अच्छा यानी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण या डॉल्फिन संरक्षण? तो जो अभयारण्य का संबंध होता है जहाँ एक जगह पर्टिकुलर फिक्स कर दी जाती है और उसमें जो जंगली जानवर रहते हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं अभयारण्य कहते हैं। जितने भी वन में जो जीव होते हैं उनका संरक्षण करना ही हमारा अभयारण्य कहलाता है, यानी वन्य जीव संरक्षण रहता है। मानस आपसे पूछा जाता है, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? जरा एक बार कमेंट। अगला क्वेश्चन, भारत में
पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा? पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये नदी है आपकी नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक, कहाँ से? अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल कर भैया, निकल कर खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, 1 मिनट, खंबात की खाड़ी से अरब सागर में गिरती है जाके। कहाँ? अरब सागर में गिरती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। यही एक जो नदी है वो पश्चिम से लेकर, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? पावलोव, पियाजे, ये कोहल वर्ग लिखा हुआ है भैया, कोहल वर्ग लिखा हुआ है, या स्किनर? स्किनर के अगर इनके नियम पूछे जाएं तो ये क्रिया प्रसूत, क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किस पर प्रयोग किया इन्होंने? तो इनका जो सफल प्रयोग है वो चूहा पर है। कोहल वर्ग नैतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, नैतिक सिद्धांत के लिए। ठीक है, किसके लिए? नैतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और पियाजे जी संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बच्चे की जो विकास की अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं बताई हैं। पावलोव किसके लिए? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते की लार पर प्रयोग किया था, ये भी आप ध्यान रखना, कुत्ते की लार पर। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन कहीं ना कहीं आपका पियाजे जी का है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है भैया जिसमें बच्चे की प्रगति से बिल्कुल प्रगति में तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से की जाती है, पिछली प्रगति से की जाती है, ये आप ध्यान रखना। किसी दूसरे बच्चे से नहीं की जाती है, उसके स्वयं के मूल्यांकन किया जाता है कि उस बच्चे ने पिछले कक्षा में क्या सीखा और अब क्या नहीं सीख पा रहा है। तो ये कैसा है? निदानात्मक मूल्यांकन होता है। इस चीज़ को पता करके उसके सुधारने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, यानी वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी, लेकिन उत्तीर्णीय करना, हम एक टीचर को एक बच्चे से पास करने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। बच्चा कैसे सीख रहा है, अपनी लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर रहा है उस चीज़ को, ये होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? रटने की प्रवृत्ति एनसीएफ 2005 बिल्कुल इसको इनवैलिड कर देता है। कैसे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या निबंधनात्मक। इन चीज़ों में तो बच्चा बहुत ही रटेगा क्योंकि इतने इतने बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है बहुविकल्पीय, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसे क्वेश्चंस को वो रटता नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन, पौधों के विभिन्न भागों में शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्य पुस्तक,
पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या पौधों का चित्र दिखाना। तो आप सभी जानते हैं अगर बच्चों को पौधों का अवलोकन कराएंगे, पौधे के बारे में पौधे को दिखा करके बताएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीखेगा। अगला क्वेश्चन, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? ये गलत है भैया, क्योंकि लड़कियां भी बहुत आजकल लड़कों से अच्छी हैं, हमारी बहनाएं हैं बहुत अच्छी हैं, लड़के भी बहुत अच्छे हैं हमारे भैया, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये एक मतभेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक का पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत, उप विषय, समन्वित या वैकल्पिक? तो ये बिहार राज्य में जो कक्षा 5 तक, बिहार क्या, मैं सभी राज्यों की बात करता हूं, इसे हटाइए बिहार, सभी राज्यों में जो कक्षा 5 तक का पर्यावरण अध्ययन कैसा होता है? तो ये समन्वित होता है, ये क्वेश्चन बिहार हटा लीजिए। ठीक है, यानी जो राज्यों में कक्षा 5 तक की पर्यावरण अध्ययन किया जाता है समन्वित होता है। समन्वित का मतलब क्या होता है? समन्वित का मतलब होता है जटिल जो क्रियाएं होती हैं को करने में बच्चा जो शारीरिक रूप से सक्षम होता है उसको ही हम कहीं ना कहीं समन्वित कहते हैं। फिर से सुनिए, जटिल क्रियाओं को करने में शारीरिक रूप से जो बच्चा सक्षम होता है उसी को समन्वित कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह करना? तो ये गलत चीजें हैं। ठीक है, अगर प्रत्यक्ष अनुभव करेगा बच्चा, टच होकर चीजों को सीखेगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से चीजों को सीखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद विधि? प्राथमिक स्तर पर एक छोटा बच्चा है वाद विवाद, व्याख्या विधि और योजना विधि नहीं जानता, लेकिन वो कहानी से अगर कोई चीज़ हमें सिखाई जाए बच्चे को तो बहुत अच्छे से सीखेगा। कहानी में चीज़ें बहुत अच्छे से सीखता है बच्चा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। अगर बच्चे को प्रेरित करना है तो गृह कार्य, खामोशी, ये चीज़ें गलत हैं, ये भी गलत है। लेकिन बच्चों द्वारा अगर प्रश्न पूछेंगे, नए नए प्रश्न पूछेंगे, नए नए प्रश्न के उत्तर बताएंगे तो बच्चा बहुत ही अप्रेरित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, मानव तो है भैया पर्यावरण अध्ययन में, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, लेकिन सौर मंडल एक अलग है भैया, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के लिए प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। अगर आप बच्चे को अप्रेरित करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रुचि का विकास करेगा, नई नई चीज़ों में बच्चा रुचि लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, बिल्कुल, यानी कि जियोग्राफिकल चीज़ें सीखेगा बच्चा। डिस्कवरी, यानी जहाँ नई नई चीज़ें खोज होती हैं उन चीज़ों को सीखेगा। एनिमल्स, प्लांट के बारे में सीखेगा। उपरोक्त सभी जो हैं वो अच्छे चैनल हैं भैया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को तो आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ठीक है, और 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है, प्रकृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 3 दिसंबर को आपका कौन सा मनाया जाता है? जरा कमेंट करेंगे। 3 मार्च को आपका विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यानी कि थर्ड नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। जय हिंद साथियों।